अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुशामदीद। हमारे नावल का नाम है मेरा इश्क हो तुम और इसकी राइटर है अनीसा शफकत। आज हम इसकी एपिसोड 2 पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। अगले दिन यूनिवर्सिटी में अरसा अपने दोस्त सिद्रा के साथ बैठी बातें कर रही थी जब पीछे से शायान की आवाज़ आई। हेलो अरसा, कैसी हो? अरसा मुड़ी और शायान को अपने रूबरू पाकर बोली, मैं ठीक हूँ शायान भाई, आप कैसे हैं? शायान इसके लफ्ज़ भाई पर सटपटा कर रह गया। ना जाने वो किस कैफियत से दो चार हुआ था। इसे अरसा का भाई कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसका दिल चाहा अपना सर दीवार में दे मारे। क्या हुआ? अरसा शायान के बदलते रंगों वाले चेहरे की तरफ देखकर बोली, तुम्हारी उम्र क्या है? शायान का सवाल अरसा को इंतहाई बेतुका लगा। फिर भी इसने जवाब दिया, अगले जुमे 21 की हो जाऊंगी। शायान ने जवाबन कहा, और मैं अगले हफ्ते 24 का हो जाऊंगा। ज़्यादा फ़र्क नहीं है हमारी उम्र में, इसलिए मुझे भाई बुलाना बंद करो। ओह अच्छा। अरसा ने बहस करना ज़रूरी ना समझा। शायान ने बात को बढ़ाते हुए कहा, इसका मतलब हमारी सालगिरह में बस एक दिन का फ़र्क है। अरे वाह, हम तो एक साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। अरसा इसकी बात सुनकर हैरान हुई। हमेशा के लिए कैसे? वो मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, अभी छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हें अपनी बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए? अरसा काफ़ी हैरान हुई। शायान कब से इसके साथ इतना फ्रैंक हो गया? खैर, इसने इसका जवाब नहीं दिया। मुझे बर्थडे पर कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस आप विश कर दीजिएगा। अरे ऐसे कैसे बस विश करना? अब मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, इसकी कुछ ना कुछ तो गिफ्ट करूँगा ना। अरसा एक लफ्ज़ दोस्त पर ही रुक गई। वो कब से इसकी दोस्त बन गई, इसको पता भी नहीं चला। जल्दी से शायान से बातें ख़त्म करती उठकर अपने घर चली गई। शायान का इसको अहमियत देना इसकी बहुत अजीब बात लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात इसको एक किस्म का सुकून दे रही थी कि शायान इसको इतनी अहमियत दे रहा है, इससे बातें कर रहा है, इसके साथ वक्त गुजार रहा है। सिर्फ वक्त ही नहीं गुजारा, अगले जुमे इसकी सालगिरह पर शायान ने इसको एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया और बिल्कुल ही वैसा एक दूसरा ब्रेसलेट अपने लिए भी ले लिया और इसको भी बताया कि हमारी दोस्ती की निशानी है, तुम इसको पहन कर रखोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं भी इसको पहन कर रखूँगा। दिल ही दिल में कहीं ना कहीं अरसा भी इसकी बातों में आ चुकी थी। जब भी अगले दिन इसकी सालगिरह पर इसका दिया हुआ ब्रेसलेट पहन कर आई। सिर्फ यही नहीं, आते हुए इसके लिए एक महंगी सी वॉच भी लेकर आई। शायान इसको अहमियत देता रहा, इससे बातें करता रहा, इस वक्त तक अरसा का ख्याल रखता रहा जब तक अरसा इससे मोहब्बत नहीं करने लगी। शायान ने आज तक इजहार मोहब्बत नहीं किया था और वो करना भी नहीं चाहता था। इसका मकसद सिर्फ अरसा को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना था, मगर वो नहीं जानता था कि दिल ही दिल में वो खुद भी इसका आदी हो चुका है। दूसरी तरफ अरसा भी शायान से मोहब्बत करने लगी थी। इसका ख्याल था कि शायान इसकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना देगा, मगर इजहार मोहब्बत इसने भी नहीं किया था क्योंकि इसके बकौल ये नस्वानियत के वक़ार के ख़िलाफ़ है। अरसा का सेकेंड ईयर सेमेस्टर स्टार्ट हुआ जब शायान का यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था। शायान अरसा को खुदा हाफिज़ कहने की गर्ज से इसकी क्लास में आया। जब वो खामोशी से सर झुकाए कुर्सी पर बैठी थी और शायान इसके पास आया और बोला, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शायान की अचानक आमद पर अरसा चौंक गई थी। शायान ने मैनीखैज तबस्सुम अपने होंठों पर सजा ली और बोला, मैं जानता हूँ तुम इसलिए अपसेट हो कि आज मेरा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन है, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो यार? अगले ही हफ्ते हमारी मुलाकात होनी है शादी पर। बस मैं कोई अच्छी जॉब तलाश करके तुम्हारे घर पर रिश्ता भेज दूंगा, तब तक तुम्हारी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी, क्या ख्याल है? शायान अभी भी इजहार मोहब्बत नहीं कर रहा था, मगर इसने बोला था वो इसके घर पर रिश्ता भेजेगा। अरसा को और क्या चाहिए था? इसकी मोहब्बत एक हलाल पाकीज़ा रिश्ते में बंध जाएगी। इससे ज़्यादा कोई और अच्छा तकाजा वो कर नहीं सकती थी और ना ही करना चाहती थी। अरसा के चेहरे पर शायान की बात सुनकर लाल लाल गुलाब बिखर गए। इसको समझ में नहीं आया
کہ کیا جواب دے۔ جبھی وہاں سے مسکرا کر اٹھی اور بھاگ گئی اور شایان پیچھے بیٹھا مسکراتا رہا۔ آخر اس کا مقصد جو پورا ہونے جا رہا تھا۔ دوسری طرف ان 3 مہینوں میں زرتشا ایک بار بھی نہیں مسکرائی تھی۔ روبی کو لگا کہ وہ اس کے لیے اداس ہے، کہ اسے اب یہ گھر چھوڑ کر جانا ہے۔ باقی تمام لوگ بھی یہی سمجھ رہے تھے، مگر حقیقت تو زرتشا اور اس کے گھر والے جانتے تھے۔ اور شایان جو زرتشا کے چہرے پر ہنسی نہ دیکھ کر پل پل تڑپتا اور اپنے دل میں انتقام کے جذبات کو مضبوط کرتا، اس کے لیے بھی یہ 3 مہینے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ اس کی ہر وقت مسکراتی رہنے والی بہن مسکرانا بھول چکی تھی، اور اس کی مسکراہٹ چھیننے والے شخص کو شایان یوں ہی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ زرتشا کے گھر والے، خاص طور پر اس کی ماما بابا، ایک حد تک پرسکون تھے، کیونکہ برہان کی فیملی ان کو کافی اچھی لگی تھی۔ جو تحقیقات انہوں نے کروائی ان سے انہیں برہان بھی برا نہیں لگا، لیکن وہ اتنا اچھا تھا ہی تو اس نے ان کی بیٹی کے ساتھ یوں زبردستی نکاح کیوں کیا؟ یہ سوال ان کے ذہن میں بھٹکتا رہا، مگر وہ اس کا جواب حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ زرتشا کی مہندی کا دن ان کے سر پر آ پہنچا۔ سارے فنکشن کے دوران کیمرہ مین زرتشا سے کہتا رہا، "اسمائل پلیز"، مگر زرتشا ایک بار بھی نہ مسکرائی۔ اور پھر اس کے پاس شایان آیا اور بولا، "دیکھو زرتشا، اگر تم یوں اداس بیٹھی رہو گی تو ماما اور بابا پریشان ہو جائیں گے۔ تم فکر نہ کرو، اس خبیث کو تو میں ایسا ٹھکانے لگاؤں گا کہ وہ خود بھی اپنی موت کی دعائیں مانگے گا، اور تمہیں میں آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں میں تم سے، میں اس کو یوں پھنساؤں گا کہ وہ تمہاری طرف غلط نظر اٹھانے سے پہلے 1000 بار میرے بارے میں سوچے گا"۔ شایان کی باتیں سن کر زرتشا گھبرا گئی اور بولی، "نہیں شایان، تم کچھ بھی نہیں کرو گے، پلیز، فار گاڈ سیک، میری خاطر تم اس معاملے میں نہیں پڑو گے۔ میں اس کو خود اتنا تنگ کروں گی، وہ مجھ سے پناہ مانگے گا"۔ شایان نے ایک نظر زرتشا کو دیکھا، پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اتنی محنت کی تھی اس نے عرصہ کو منانے میں، اب وہ اپنے مقصد سے ہٹ تو نہیں سکتا تھا۔ آخرکار بارات کا دن آ گیا۔ زرتشا گھبرا کر شایان کی طرف دیکھ رہی تھی، کہیں وہ پبلک پلیس پر کوئی تماشا نہ کرے، اور جس باپ کی عزت کی خاطر اس نے اپنی زندگی کو تباہ کر کے دہانے پر لا کھڑا کیا، اسی باپ کی عزت کی دھجکیاں نہ اڑا دے۔ مگر شایان تو اس کو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے یوں مسکرا کر بارات کو ویلکم بھی کہا۔ برہان شایان کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، پھر بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ اسٹیج پر برہان بار بار زرتشا کی طرف دیکھتا رہا، مگر زرتشا اسے دانستہ اگنور کرتی رہی، اور شایان نے زیادہ تر وقت مسز اکمل کے ساتھ گزارا۔ یوں ایک ہی دن میں اس نے مسز اکمل کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہاں لوگوں کی موجودگی میں ایک مرتبہ پھر سے نکاح کروایا گیا، تاکہ ان لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ ان کا نکاح پہلے ہو چکا ہے۔ مسٹر ایسن اور مسز ایسن اپنی بیٹی کو لے کر بہت پریشان تھے کہ نہ جانے برہان ان کی بیٹی پر کتنے مظالم ڈھائے گا۔ ان کی اس بیٹی پر جس کو بہت لاڈوں سے پالا تھا، جو ایک تتلی کی مانند نہایت خوبصورت اور نازک تھی، ان کی وہ بیٹی جو انتہائی حساس تھی، ذرا سی آنچ پر سسک اٹھتی تھی، آج وہی بیٹی ان کی عزت کی خاطر خود کو قربان کر رہی تھی، اپنی مرضی سے آگ میں کود رہی تھی۔ مسز ایسن نے تو بہت سے درباروں پہ جا کر دعائیں بھی کی کہ یا اللہ میری بیٹی کی زندگی سنوار دے، اس کی زندگی بگڑنے سے بچا لے، مگر شاید اللہ کی مرضی اسی میں تھی کہ شاید ان کی بیٹی کی زندگی اس طرح سے سنور سکتی تھی۔ مسز اکمل سب باتوں سے بے خبر تھی۔ اگر انہیں برہان کی حرکت کا پتہ چل جاتا تو شاید نہیں، یقیناً ہی وہ اس کی شادی کے خلاف ہو جاتی۔ بے شک وہ برہان سے بہت پیار کرتی تھی، مگر یوں کسی کی زندگی کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زرتشا ان کو بہت پسند آئی تھی، وہ اس کو اپنی بیٹی عرصہ کی طرح پیار کرنے لگی تھی، اور زرتشا کو ان کی بے لوث محبت کی وجہ تو سمجھ میں نہ آ سکی، مگر اس کو ان کی محبت پر یقین ضرور آ گیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ برہان کے گھر والوں میں کوئی بھی اس کے نکاح کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس نکاح کے بارے میں جس کو وہ نکاح کا نام دینا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مسز اکمل شایان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی۔ واپسی پر سارا راستہ وہ شایان کی باتیں کرتی رہی، اور عرصہ مسکراتی رہی کہ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ شایان اس سے شادی کرنا چاہتا تھا،
मगर ये नहीं जानती थी कि वो इससे शादी क्यों करना चाहता था। घर पहुंचते ही मामा जान ने नई नवेली दुल्हन की सारी रसूमात अदा की, फिर इसे कमरे में ले गई जो ताज़ा गुलाब के फूलों की महक से इंतहाई खुशबूदार लग रहा था। इसे गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। वो जैसे ही बेड पर बैठी बिखरी पत्तियों के साथ छेड़छाड़ करने लगी। इसे पता ही नहीं चला कब मामा जान अंदर आ गई। मामा जान ने फूलों के साथ खेलते हुए देखकर कहा, लगता है आपको गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं। शायद इसीलिए बुरहान ने सारा कमरा गुलाब के फूलों से सजा रखा है। ज़रतशा पहले तो मामा जान की अचानक आमद पर चौंक गई, फिर इनकी बात सुनकर इसने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई। वाकई ही सारा कमरा गुलाब के फूलों से ही सजा हुआ था। ज़रतशा ने मामा जान की तरफ देखा और बोली, जी शायद। इतनी देर में बुरहान अरसा को तगड़ा सा नेक देने के बाद कमरे में दाखिल हुआ। मामा जान उठी और बाहर चली गई। जाते जाते बुरहान से कह गई, खबरदार जो मेरी बच्ची को बिल्कुल भी तंग किया तो ख्याल रखना इसका। बुरहान ने जवाबन असबात में सर हिला दिया। ज़रतशा ने नज़र उठाकर बुरहान की तरफ देखा। इसे देखते ही ज़रतशा पागल सी होने लगी। इसे वो मंज़र याद आया जब बुरहान ने शायान की पेशानी पर पिस्टल रखकर ज़रतशा से निकाह किया था। इससे पहले कि बुरहान अपनी सफाई में कुछ बोलता, ज़रतशा गुस्से से बोली, क्या मिला तुम्हें मुझसे शादी करके? बोलो, क्या मिला तुम्हें मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके? ऐसे ज़ख्म क्यों दिए तुमने मुझे जो मैं ना किसी को दिखा सकती हूँ, ना ही किसी के साथ अपना दुख बांट सकती हूँ। तुम्हारी नज़रों में निकाह का बंधन कोई हैसियत नहीं रखता। ना जाने आज तक इस तरह कितनी लड़कियों को ट्रैप कर चुके होगे। ज़रतशा सिसकने लगी। बुरहान जो कुछ कर चुका था, इसके बाद वो ज़रतशा से ऐसे ही रिएक्शन की तवक्का रखता था। बुरहान ने ज़रतशा को संभालना चाहा। अभी इसने आगे बढ़ने के लिए पाँव ही उठाए थे कि ज़रतशा फिर से चीख उठी, खबरदार मेरे पास भी मत आना, हाथ मत लगाना मुझे, दूर हो जाओ मुझसे। तुम्हारे जैसे नफ्स और खुद परस्त लोगों से नफरत है मुझे, शदीद नफरत। क्या चाहते थे तुम? मुझे चाहते थे? लो आ गई हूँ मैं, कर लो अपनी हसरतें पूरी, बल्कि हसरत छोड़कर कर लो अपनी हवस पूरी। ज़रतशा की बात सुनकर बुरहान के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो जानता था कि ज़रतशा इससे बदगुमान है, मगर इतनी ज़्यादा बदगुमान कि वो इसे बदकिरदार, नफ्स परस्त और खुद परस्त समझती है, ये इस बात का इससे कतई अंदाज़ा ना था। बुरहान ने जब से ज़रतशा को देखा था, इसने अपनी हर नमाज में इसको रब से मांगा था, मगर ये वो ज़रतशा तो ना थी जिसको इसने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगा था। वो ज़रतशा तो दूसरों को माफ़ करने वालों में से थी। वो ज़रतशा तो दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालने वालों में से थी। वो ज़रतशा तो बिल्कुल भी अनापरस्त ना थी, मगर ये ज़रतशा इस ज़रतशा से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। शायद ये बुरहान की वजह से बदल गई थी। इन 3 महीनों में बुरहान ने अपनी हरकत पर खुद को 1000 बार कोसा था और आज एक बार फिर वो खुद को इसका कसूरवार तस्वर कर रहा था, जो यकीनन था भी। वो माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था बात कहाँ से शुरू करे। बिल आखिर हिम्मत करके बोला, आई एम सॉरी ज़रतशा, मैं जानता हूँ मैंने सबको बहुत हर्ट किया, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपने मेरे बारे में बहुत ही गलत राय कायम की है। मैं ना ही नफ्स परस्त हूँ, ना ही बदकिरदार हूँ। ज़िंदगी में एक बार खुद गर्जी दिखाई, वो भी आपके मामले में, और इसका नतीजा आज मुझे नज़र आ रहा है। मेरी मोहब्बत ही मुझसे बदगुमान हो चुकी है। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं और आप पूरा हक भी रखती हैं, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि आप माफ़ करने वालों में से हैं और जल्द या बादेर मुझे भी माफ़ कर देंगी। आई एम रियली सॉरी वंस अगेन, प्लीज़ फॉरगेट इट। मेरे साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ करें और हमारी नई ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ होंगी। मैं किसी भी तकलीफ़ को आप तक पहुँचने नहीं दूँगा। एक लम्हे को ज़रतशा बुरहान की भूरी आंखों में देखकर इसकी बातों पर यकीन कर बैठी। इसकी आंखें सच बोलती थी, मगर ज़रतशा के लिए यकीन करना मुश्किल था। वो बोली, मैंने कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बात मत करो मुझसे, मेरे करीब भी मत आना, मुझे हाथ भी लगाया तो खुद की जान ले लूँगी। इसकी आखिरी धमकी पर बुरहान सर्द आ भर के रह गया था।
फिर दरवाजे से एक ब्रेसलेट निकाल कर ज़रतशा के आगे रख दी और बोला, सुबह कोई आपसे पूछेगा कि आपको मुंह दिखाई में क्या मिला तो इसको ये दिखा दीजिएगा, ये आपकी रूनुमाई का तोहफा है, मुझे नहीं चाहिए। ज़रतशा ने इंतहाई गुस्से के आलम में जवाब दिया। फिर उठी और कपड़े चेंज करने चली गई। वापस आई तो देखा बुरहान सोफे पर लेटा था। ज़रतशा ने सुख का सांस लिया और खामोशी से बेड पर लेट गई। इसके जहन में मुतअद्दिद सोचें आ रही थी और नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। लाख बार कोशिश करने के बावजूद जब इसे नींद ना आई तो वो उठकर कमरे में चीज़ें उधर उधर करने लगी, जैसे कुछ तलाश कर रही हो। काफ़ी देर तक जब इसे मतलूबा चीज़ ना मिली तो वो थक हार कर बेड पर बैठ गई। कुछ देर बुरहान खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उठा, अलमारी में से ज़रतशा का इसका लैपटॉप निकाल कर दिया। एक पल के लिए ज़रतशा हैरान हो गई, बुरहान को कैसे पता चला कि इसको इस वक्त लैपटॉप चाहिए। वो सवालिया नज़रों से बुरहान की तरफ देख रही थी। बुरहान मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ आपको किस वक्त क्या चाहिए। यकीन करें, आपके मामले में मैं कभी कोई कोताही नहीं करूँगा। ज़रतशा ने रुख फेर लिया। बुरहान जाकर सोफे पर लेट गया। ज़रतशा मुसलसल कुछ टाइप कर रही थी और बुरहान सोफे पर लेटा सोच रहा था, क्या ज़रतशा कभी इसको माफ़ करेगी? क्या वो भी कभी इससे प्यार से बात करेगी? क्या इसको इसकी प्यार भरी नज़र महसूस करने का मौका मिलेगा? क्या वो कभी अपनी अना की दीवार गिराकर इसकी तरफ कदम बढ़ाएगी? क्योंकि इतना तो बुरहान फैसला कर चुका था कि जब तक ज़रतशा को इस पर यकीन ना आए कि वो नफ्स का पुजारी नहीं है, तब तक वो इसको छूने का भी इरादा नहीं रखता था। यही सब सोचते सोचते जाने कब वो इन सोचों से निकलकर गहरी नींद में सो गया। वलीमे पर ज़रतशा बहुत प्यारी लग रही थी। गुलाबी लहंगा और गोल्डन कलर के दुपट्टे का इंतजाज बहुत भला लग रहा था। बुरहान की नज़र बार बार ज़रतशा पर पड़ जाती, लेकिन वो चाहकर भी इसे ये नहीं बता सकता था कि आज वो कितनी प्यारी लग रही है। बुरहान बहुत हैरान था कि ज़रतशा ने अभी तक इसके घर वालों को कुछ क्यों नहीं बताया, बल्कि इसके सारे घर वालों से बहुत प्यार से बात की और इसके घर वालों के सामने इससे भी इंतहाई मौदबाना तरीके से बात की। इसके इतने अच्छे रवैये पर बुरहान इसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर वो ये भी ना कर सका, क्योंकि ज़रतशा ने खुद को हालात के मुताबिक कुछ इस तरह से ढाला कि कमरे में वो बुरहान से बात कहने को तो बुरहान के साथ ज़रतशा आ गई थी, मगर इसने बुरहान के साथ राब्ता बिल्कुल ही मुनक़ता कर दिया। वो बुरहान के ड्यूटी से वापस आने से पहले ही सो जाती और तब तक सोई रहती जब तक वो अगले दिन दोबारा उठकर ड्यूटी पर ना चला जाता। बुरहान ने काम करने को एक मासी रख दी थी जो कपड़े भी वक्त पर धो देती, 3 टाइम का खाना भी वक्त पर बना देती, सफाई भी कर देती और रात का खाना बनाने के बाद छुट्टी कर जाती। बुरहान घर आता और ज़रतशा को सोया पाकर खुद ही अपने लिए खाना निकालता और खाना खाकर सो जाता। जब वो थका हुआ घर आता तो इसका बहुत दिल चाहता कि वो ज़रतशा से बातें करे, मगर ज़रतशा तो सोने का नाटक करने में मसरूफ़ होती, इसलिए वो इसे तंग नहीं करता था। ज़रतशा को अपार्टमेंट पहुंचते ही मामा जान से पहली कॉल पर पहली बात में जो सुनने को मिली वो ये थी कि शयान बाज़िद है कि इसे अरसा से शादी करनी है। ये बात सुन के ज़रतशा को धचका सा लगा। इसे अपने निकाह के दिन और शादी के दिन वाला शयान का रवैया याद आया। वो डर सी गई कि कहीं शायान का इरादा कुछ गलत करने का तो नहीं था। इसी डर से इसने शायान को फ़ोन किया। ज़रतशा का फ़ोन उठाते ही शायान बोला, मुझे गलत मत समझो ज़रतशा, मैं ठीक कह रहा हूँ। अरसा मुझे पसंद करती है और मैं भी इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, तो मेरी फ़िक्र मत करो। इसकी बात सुनकर ज़रतशा को हौसला तो हो गया था, मगर दिल ही दिल में इसको ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान का पेश खैमा मालूम हो रहा था। जब बुरहान को इस बात का पता चला तो वो अपनी लंच ब्रेक में घर आया, जो तकरीबन 2 बजे का वक्त था। वो जानता था अगर वो रात को ज़रतशा से बात करने की कोशिश करेगा तो वो इसको सोई पड़ी मिलेगी और सुबह तो वो यूं ही इसके घर से निकलने से पहले बेड से नहीं उठती थी। इसीलिए वो लंच ब्रेक में घर आया ताकि ज़रतशा से बात कर सके। अस्सलाम वालेकुम। बुरहान घर में दाखिल हुआ तो ज़रतशा से बोला,
वालेकुम अस्सलाम। ज़रतुशाह को ना चाहते हुए भी मुलाजमा की मौजूदगी में जवाब देना पड़ा। इसको यूं फॉर्मल होता देखकर बुरहान ने मुलाजमा को इशारे से वहाँ से जाने को कहा। मुलाजमा वहाँ से चली गई। बुरहान बोला, ज़रतुशाह, शायान अरसा से शादी करना चाहता है। ज़रतुशाह के चेहरे पर तल्ख सी मुस्कुराहट आई। बोली, तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? बुरहान बोला, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। शायान भी तुम्हारी बहन को पसंद करता है, इसीलिए इससे शादी करना चाहता है। और फिक्र मत करो, तुम्हारे जैसा नहीं है, वो ज़बरदस्ती शादी नहीं कर रहा, प्रॉपर तरीके से रिश्ता भेजा है इसने। और ये मोहब्बत वाला ढोंग मेरे सामने मत रचाया करो, जहर लगते हो तुम मुझे। ये कहकर वो कमरे में चली गई। एक बार फिर से बुरहान खामोश हो गया। वो जो शायान के मामले में तफ्तीश कराना चाहता था, इसने वहीं पर रोक ली, क्योंकि ज़रतुशाह ने कहा था कि वो अरसा को पसंद करता है, तो यकीनन इसने ठीक ही कहा होगा। दूसरी तरफ शायान ने अपने घर वालों पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि शादी जल्द अज जल्द करें, और फिर इसी की मानी गई। जितनी जल्दी मुमकिन हो सका शादी कर दी गई। शायान ने शाहान की बेचैनी को देखते हुए कहा, कमर भाई, शायान भाई जैसे लोगों को उर्दू अदब में जन मुरीद कहते हैं। कमर भी हंसते हुए बोला, और इंग्लिश लिटरेचर में क्या कहते हैं? शाहान ने भी शौकी से जवाब दिया, अरे अरे, अभी इंग्लिश लिटरेचर हमारे उर्दू अदब के जितनी तरक्की याफ्ता नहीं है ना। अरसा मुस्कुराई। शाहान की बात सुनकर वो क्या जानती थी कि मुस्कुराहट आज आखिरी दिन है इसके लबों पर नजर आ रही है। रुखसती के बाद शायान ने इससे सिर्फ एक बात की थी, अरसा, इस वक्त मुझे नींद आ रही है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा सिवाय इसके कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और वाकई वो इसको छोड़ने का हरगिज़ इरादा नहीं रखता था। अरसा का मासूम जहन इसकी बात का लहजा और मतलब दोनों ही ना समझ सके। इस वक्त अरसा को खुद भी बहुत नींद आ रही थी, इसीलिए वो भी खामोशी से सो गई। अभी शायान को एक दिन और इंतज़ार करना था। वो अपने तरतीब दिए गए प्लान पर अमल करने का इरादा वलीमे के बाद रखता था। निकाह वाले दिन रुखसती के बाद इसने अरसा को एक अंगूठी तोहफे में दी। इसका रूनुमाई का तोहफा अगले दिन जब शायान ने देखा तो देखकर मजाक उड़ाने लगा, जाने दें शायान भाई, इतना बड़ा मुंह और इतनी से मुंह दिखाई, सिर्फ एक रिंग, क्या ये खुला तजाद नहीं? मैं तो अपनी बीवी को 7 कनाल का बंगला गिफ्ट करूंगा मुंह दिखाई में। जवाब कमर की तरफ से आया था, क्यों शाहान, खैरियत तो है ना? तुम्हारी बीवी का मुंह कहीं 7 कनाल के जितना तो बड़ा नहीं होगा। और शाहान इसका जवाब सुनकर मुंह बनाकर बैठ गया, जबकि अरसा की हंसी छूट गई। वलीमे पर अरसा बहुत खुशबाश लग रही थी। इसे देखकर बुरहान और ज़रतुशाह के जहन में आने वाले तमाम सवालों का गला खुद ब खुद घूंटता गया था। वलीमे के बाद जब शायान अरसा से पहली मुलाकात हुई तो शायान बोला, आओ अरसा, आज हम अपनी पहली मुलाकात को बहुत यादगार बनाते हैं। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। ये भी बताता हूँ कि तुम्हारे खबीस भाई ने कैसे मेरी बहन को ट्रैप करके मेरे माथे पर पिस्टल रखकर इससे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया, और तब से मेरी बहन इसकी कैद में है। शायान अरसा को सारी रौदात सुनाता गया। अरसा हक्का बक्का रह गई। वो यकीन ना कर पाई। बोली, शायान, आप मजाक कर रहे हैं ना? बुरहान भाई ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे तंग कर रहे हैं ना? आपने मुझसे इसलिए शादी की कि आप मुझे पसंद करते हैं। जो मैं कह रही हूँ वो सच है ना? वो फरते जज्बात में शायान के करीब आ चुकी थी। शायान ने इसको खुद से दूर धकेल दिया और बोला, मेरा तुमसे मजाक का कोई रिश्ता नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। और अगर तुम गौर करो तो मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ना मैंने कभी तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे भाई से बदला लेने के लिए की है, और तुम्हारे भाई की सज़ा ये है कि इसकी बहन अब मेरे घर रहेगी, मेरे घर वालों के सारे काम करेगी, मुलाजिम की तरह सारी ज़िंदगी यहाँ रहना पड़ेगा तुम्हें। और जहाँ तक रही मेरी तुम्हें पसंद करने की बात, तो जो लड़की मुझे पसंद कर सकती है वो किसी और लड़के को भी तो अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकती है ना? मुझे क्या मालूम मुझसे शादी से पहले तुमने कितने लड़कों से बातचीत की होगी, कितने लड़के तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे दीवाने हुए होंगे। वो इसे बदकिरदार कह रहा था। एक ही बार में अरसा को कितना कुछ बोल गया था।
वो तो सिरे से बेकसूर थी, इसका दिल चाहा वो जहर खा ले, मगर नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसकी आंखों से मुतवातर आंसू बह रहे थे। शायान इसे देखकर बोला, आंसू बहाना बंद करो, तुम्हारे ये आंसू मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं करने वाले। अरसा का दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। शायान इसे बदकिरदार कर गया था। वो कह कर गया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वो इसकी मोहब्बत को रौंद कर गया था। शायान के सुनाए गए पूरे किस्से में अरसा अपनी गलती तलाश करने लगी। रात के 2 बज रहे थे। बाहर से तहज्जुद की अजानें सुनाई दी तो अरसा उठी, वजू किया और जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। इसके आंसू तवातर से बह रहे थे। इसको ये भी नहीं याद था कि आखिरी बार वो कब रोई थी। शायद अपने बाप की मौत पर। इसके बाद सब घर वालों ने इसको इतने प्यार से रखा था कि इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए थे। और आज वो आदमी जिससे इसने प्यार किया था, पाक मोहब्बत की थी, वही इसके किरदार को रौंद कर चला गया था। जो ही इसने दुआ के लिए हाथ उठाए, इसके जहन में शायान के अल्फाज घूमने लगे, जो लड़की मुझसे दोस्ती कर सकती है वो किसी और लड़के से भी तो दोस्ती कर सकती है ना। मुझे क्या मालूम शादी से पहले तुम्हारा किरदार कैसा था। गुलामी करोगी तुम सारी ज़िंदगी मेरी और मेरे घर वालों की। एक बार फिर अरसा ज़ब्त खो बैठी। इसके आंसू फिर से बहने लगे। फिर वो बोली अल्लाह से, या अल्लाह, तू रोकता है हमें नामहरम से बात करने से, मगर हम नहीं रुकते। एक नामहरम से मोहब्बत करने का अंजाम आज मुझे पता चल गया। शायान के सुनाए पूरे किस्से में मुझे मेरी गलती मिल गई है, और मेरी गलती ये थी कि मैंने नामहरम से मोहब्बत की। हालांकि आपने मना किया है, नामहरम की तरफ देखने से भी मना किया है, इससे मोहब्बत करने से भी मना किया है, तो मैं इतना आगे क्यों बढ़ गई? मैं क्यों इससे मोहब्बत कर बैठी? मुझे लगता है यही मेरी सज़ा है। मुझे सारी ज़िंदगी गुलामी करनी पड़ेगी। या अल्लाह, मुझे तो मेरे घर वालों ने भी कभी आंच भी नहीं आने दी। मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी इस जुल्म बर्बरियत को? मैं कैसे सब्र करूँगी? मेरे भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो तो इतने अच्छे हैं, भाभी से इतना प्यार करते हैं, भाभी का इतना ख्याल रखते हैं, फिर क्यों शायान इनसे बदगुमान है? वो बहुत रो रही थी और यूं ही रोती रोती जाए नमाज पर ही सो गई। एक रात खिलाफे मामूल ज़रतशा की तकरीबन 1 बजे आँख खुली तो बुरहान कमरे में नहीं था। ज़रतशा ने उठकर सारा घर छान मारा, मगर इसे वो कहीं नज़र न आया। इतनी रात में वो अकेली थी इस घर में। इसने अपना मोबाइल उठाया बुरहान को कॉल करने के लिए। मोबाइल उठाकर इसे ख्याल आया कि इसके पास तो बुरहान का नंबर भी नहीं है। अचानक लाइट चली गई। ज़रतशा की डर के मारे जान निकल रही थी। काफ़ी देर वो सोचती रही कि अब क्या करे। फिर इसने मोबाइल उठाया, मगर वही ख्याल कि इसके पास तो बुरहान का नंबर ही नहीं है, और मोबाइल फिर से नीचे रख दिया। मोबाइल की टार्च जलाकर बैठ गई। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे। बाहर मौसम ख़राब था, बल्कि बारिश होने वाली थी। ज़रतशा का डर बढ़ता ही जा रहा था। अचानक बिजली चमकी और साथ में ज़रतशा की चीख भी निकली। इसने जल्दी से मोबाइल उठाया कि किसी को तो कॉल मिलाए। जो ही इसने मोबाइल फ़ोन ऑन किया, इसको बुरहान का मैसेज नज़र आया। वो कह रहा था आज वो अपने दोस्त के घर रुका है, रात वहीं रहेगा क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है, सुबह घर आएगा। बुरहान का मैसेज देखकर जहां इसको सुकून मिला, वहीं इसे गुस्सा भी आया। यूं तो इस बंदे को सब पता होता है, मुझे किस वक्त क्या चाहिए, किस वक्त कहाँ जाना है, किस वक्त क्या खाना है, किस वक्त सोना है, किस वक्त जागना है। इसको ये नहीं पता था कि मुझे बिजली चमकने से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे अकेला छोड़कर चला गया। इसने बुरहान के नंबर पर कॉल मिला दी, जो फ़ौरन उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम। बुरहान बोला, घर वापस आओ। विदिन 10 मिनट्स सपार लहजे में जवाब दिया गया था। ज़रतशा ने फ़ोन बंद कर दिया और अगले 10 मिनट में बुरहान ज़रतशा के सामने था। जैसे ही बुरहान कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर बैठी ज़रतशा इसे घूरने लगी। इस वक्त बुरहान को चाय की बहुत तलब हो रही थी। ज़रतशा ना चाहते हुए भी बुरहान के कहने पर इसके लिए चाय बनाने को उठ गई। किचन में गई, पानी उबलने के लिए चूल्हे पर रखा और फिर सोचने लगी, रात के इस पहर में इस जैसे शख्स के लिए चाय बनाऊंगी, अभी पिलाती हूँ इसको चाय। बड़ी फिक्र होती है ना इसको मेरी, अभी देखना सारी फिक्र निकल जाएगी इसकी।
اور زرتشا نے کچن کی لائٹس بند کی، چولہے کو بند کر دیا اور بنا انجام کی پرواہ کیے زور سے چیخ مار دی۔ برہان جو روم میں بارش کی وجہ سے گیلے ہوئے شوز اتار رہا تھا، زرتشا کی چیخ سن کر بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ جبھی اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پہلی سیڑھی سے آخری سیڑھی تک لڑکتا ہوا نیچے سامنے پڑے شیشے کے ٹیبل سے جا ٹکرایا۔ زرتشا کسی کے گرنے کی آواز سن کر باہر کو بھاگی۔ جیسے ہی وہ بحران تک پہنچی، بحران خون میں نہا چکا تھا۔ شبیر نے گھر والوں کو اطلاع دی۔ برہان ICU میں ایڈمٹ تھا۔ زرتشا آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اگر برہان کو کچھ ہو جاتا، اگر وہ دوبارہ اٹھ نہ پاتا، اگر وہ دوبارہ سانس نہ لے پاتا تو زرتشا تو قاتل بن جاتی۔ آخر قصور کیا تھا برہان کا؟ یہ کہ اس نے زرتشا سے زبردستی نکاح کیا۔ اس غلطی کی سزا کم از کم موت تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ زرتشا کا ذہن معاف ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آنسو بہائے جا رہی تھی اور دل ہی دل میں برہان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ مسز اکمل کی تو اپنی حالت بہت خراب تھی۔ البتہ مسز احسن نے ضرور زرتشا سے دریافت کیا کہ آخر برہان کو ہوا کیا تھا۔ زرتشا کچھ نہ بول پائی۔ وہ کیا بتاتی ان کو کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے وہ آج اس حالت میں ہے؟ زرتشا کو کچھ بھی نہ بولتا دیکھ کر شبیر نے مسز احسن سے کہا، اس وقت بھابھی سے کچھ مت پوچھیں، ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کچھ بھی بتا سکیں، اس لیے ان سے کچھ نہ پوچھیں۔ مسٹر اور مسز احسن کے علاوہ ان کے گھر سے صرف شایان آیا تھا۔ شاہان اپنے کسی کام سے کویت گیا تھا اور اس کو عرصہ کو بھی جانے سے منع کر دیا۔ عرصہ کی حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، مگر اس کے ظالم شوہر نے اس کو اس کے بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ دوسری طرف زرتشا کا بھی عرصہ جیسا ہی حال تھا۔ اگر آج شایان زرتشا کو برہان کے لیے روتا دیکھ لیتا تو شاید اس کو زرتشا کی جھوٹی باتوں پر یقین آ جاتا، کیونکہ ماما جان اور بابا جان تو یقین کر چکے تھے۔ ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو یاسر فوراً ان کی طرف لپکا، مگر ڈاکٹر نے کوئی پر امید جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر بولا، دیکھیں ہم آپ سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے، ان کو بازو اور پاؤں تو ریکور ہو جائیں گے، لیکن ہیڈ انجری سیور ہے۔ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی خون دماغ میں جمنا شروع ہو گیا تھا۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، مگر ان کو ہوش نہیں آ رہا، اور اگر ان کو ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں بھی جا سکتے ہیں۔ فی الحال آپ ان سے ایک ایک کر کے مل سکتے ہیں، ہم ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر رہے ہیں۔ یاسر ماما جان سے بولا، ماما آپ جائیں برہان کو دیکھ آئیں اندر، ہم باہر آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ ماما جان شدت سے رو پڑی، میں کیسے دیکھوں اس کو اس حال میں؟ وہ تو میرا اتنا مضبوط بچہ ہے، میں اس کو ایسی بے بسی کی حالت میں نہیں دیکھ پاؤں گی۔ وہ تو اتنا مضبوط ہے کہ جب اس کے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی اس نے مجھے سنبھالا تھا، حالانکہ وہ خود بھی بہت چھوٹا تھا۔ اس وقت جب مجھے اس کے سنبھالنے کی ضرورت تھی وہ مجھے سنبھال رہا تھا۔ اب میں یوں اس کو بے بس نہیں دیکھ سکتی۔ یاسر اس سے کہو اٹھ جائے، ہوش میں آئے، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ زرتشا نے مسز اکمل کو دیکھا، اس کو اپنی غلطی کا سنجیدگی سے اندازہ ہوا۔ آج اس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بیٹے کو کھونے والی تھی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یاسر بھائی بولے، اوکے ماما جان آپ یہیں رکیں، زرتشا آپ جائیں اندر اور دھیان رکھیے گا ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے اس کے دماغ پر اثر پڑے۔ زرتشا کو اپنے قدم من بھر کا بوجھ لگنے لگے۔ جیسے ہی اس نے برہان کے پرائیویٹ روم میں قدم رکھا تو برہان کو پٹیوں میں اور نالیوں میں جھگڑا دیکھ کے زرتشا کا گلٹ مزید بڑھ گیا۔ آج برہان اس کی وجہ سے اس حالت میں تھا۔ برہان کو سزا مل رہی تھی، زرتشا سے محبت کرنے کی سزا، اور یہ سزا اس کو زرتشا نے خود ہی دی تھی۔ وہ من بھر کے قدم اٹھاتی برہان کے بیڈ کے قریب دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے برہان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، وہاں ڈرپ لگی تھی۔ اس نے برہان کا ہاتھ تھاما اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی نظروں کے سامنے ماما جان کا روتا ہوا چہرہ آیا۔ خود میں بہت زیادہ ہمت جمع کرنے کے بعد وہ بولی، زرتشا برہان پلیز، میں آج پہلی بار آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ آنکھیں کھول دیں برہان، میں آپ کو یوں نہیں دیکھ سکتی، پلیز برہان، آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟
प्लीज़ आपको अपने प्यार का वास्ता, खुदा के लिए आंखें खोल दें, मुझसे बात करें, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगी। मेरी तरफ देखें, मैं अब नज़रें नहीं फेरूंगी। मुझसे प्यार करें बुरहान, मैं आपको बिल्कुल नहीं धुतकारूंगी। प्लीज़ बुरहान, से समथिंग। आपको पता है आप यूँ लेटे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, और आपको पता है मामा जान आपसे मिलने आई हैं। आप यूँ इनसे ना मिलकर आप उन्हें नाराज़ तो नहीं कर सकते ना। उठ जाएं बुरहान, देखें मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। प्लीज़ बुरहान, मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दें। आज ज़रतशा बुरहान की मिन्नत कर रही थी कि वो इसे देखे, इससे बात करे। आज इसे बुरहान की नाकदरी करने पर रोना आ रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अब वक्त गुजर चुका था। अब पछताए क्या होबत जब चिड़िया चुग गई खेत। ज़रतशा यूं ही बातें करती करती इसके बेड के करीब सर रखकर आंखें मूंद गई, और होश इसे तब आया जब इसके हाथ में बुरहान के हाथ बेजान हो गए। एक लम्हे को तो ज़रतशा को लगा कि ये इसका ख्वाब है, वो इसको यूं इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकता। आज ज़िंदगी में पहली बार इसको बुरहान की कदर हुई थी। अब वो इतनी जल्दी इसका साथ छोड़ रहा था। क्या ज़रतशा को सारी ज़िंदगी इसी गिल्ट के साथ जीना पड़ता कि इसकी वजह से इससे मोहब्बत करने वाला एक शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसे बुरहान की माँ का ख्याल आया। कैसे नज़रें मिलाती वो इनसे, इनका बेटा छीन लिया था इसने। कैसे कमी पूरी करती वो इन कि इस पूरे ना होने वाले नुकसान की। ज़रतशा को यूं लगा जैसे अब वो अगला सांस नहीं ले पाएगी।